अच्छा, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि if we have given two vector spaces V and say W over the same field f of scalars, then any one-to-one linear transformation T of V onto W is called an isomorphism of V onto W. In other words, आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हों V और W और फील्ड उनका सेम हो, तो ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बाइजेक्टिव भी हो उसे हम कहेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म है V की W के साथ। और अगर इस तरह की कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करे जो बाइजेक्टिव हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये V जो है ये आइसोमॉर्फिक टू W है। ठीक है, और ये नीचे वाले पैराग्राफ में जस्ट वो कुछ नोटेशन बता रहा है कि हर वेक्टर स्पेस जो है वो आइसोमॉर्फिक होती है अपने ही साथ। गोया कि अगर V हमारे पास वेक्टर स्पेस है तो इसी वेक्टर स्पेस से इसी के ऊपर हम एक बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। और उसकी वो एग्जांपल दे रहा है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो एक बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और साथ ये भी वो कह रहा है कि अगर V जो है वो अगर V जो है वो आइसोमॉर्फिक है वेक्टर स्पेस W के साथ, तो फिर W जो है वो आइसोमॉर्फिक होगी V के साथ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर V W के साथ आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब है कि हमें एक बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिली V से W के ऊपर। तो अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइजेक्टिव हो तो आप जानते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो वो आइसोमॉर्फिज्म होगी W की जो है वो V के साथ। इसी को वो कह रहा है नीचे, also if V is isomorphic to W via an isomorphism of T, then W is isomorphic to V because T inverse is an isomorphism of W onto V. और लास्ट वो ये कह रहा है कि अगर V आइसोमॉर्फिक है W के और W जो है वो आइसोमॉर्फिक है Z के, तो फिर V आइसोमॉर्फिक होगी Z के। क्योंकि अगर V W के आइसोमॉर्फिक है तो हम एक लीनियर बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन V से W में फाइंड कर सकते हैं, और W अगर Z के आइसोमॉर्फिक है तो हम एक बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन W से Z में फाइंड कर सकते हैं। तो इनकी कंपोजिशन लेंगे जब आप, तो वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो बाइजेक्टिव होगी। क्योंकि आप एलिमेंट्री कैलकुलस में ये जान चुके हैं कि कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज अगेन अ बाइजेक्टिव फंक्शन। और लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये भी पढ़ा कि कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो ये बेसिकली एक रिलेशन है जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है कि ये अपने V आइसोमॉर्फिक टू V ये रिफ्लेक्सिव है, और इसी तरह दूसरा जो है सिमेट्रिक है और तीसरा ट्रांजिटिव है। वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसे जो है हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और वो कह रहा है कि हम इन फ्यूचर जो है वो बजाय ये कहने के कि V एंड W आइसोमॉर्फिक कहेंगे, बजाय ये कहने के कि V इज आइसोमॉर्फिक टू W, हम ये कहेंगे कि V एंड W और आइसोमॉर्फिक। उसकी वजह ये है क्योंकि हम जानते हैं अगर V आइसोमॉर्फिक है W के तो W भी आइसोमॉर्फिक होगी V के। तो हम ये लिखने के बजाय कि V इज आइसोमॉर्फिक टू W हम कहेंगे V एंड W और आइसोमॉर्फिक। अच्छा जी, आगे इसकी एग्जांपल है जिसको उसने एक थ्योरम की फॉर्म में लिखा हुआ है। आप ये जानते हैं कि अगर वो कह रहा है अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F ऑफ स्केलर्स, और वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है n, फॉर एग्जांपल n कोई फाइनाइट नंबर है लेस देन इंफिनिटी, तो फिर क्या होगा? देन आपके पास ये जो वेक्टर स्पेस है, आपको ये मैं बताता भी चलूं कि ये एक नोटेशन, ये जो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, ये आइसोमॉर्फिक होगी। ये आइसोमॉर्फिक की नोटेशन है।
इज आइसोमॉर्फिक टू Fn। तो ये एक अलामत है कि जब वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक हो तो उसके दरमियान हम ये इस तरह का दो इक्वल्स दो लाइंस ड्रा करके उसके ऊपर टिल्डा का साइन लिखते हैं। तो ये इसको इसने थ्योरम की फॉर्म में लिखा हुआ है। प्रूफ इसका सिंपल है कि जो है वो अगर आपके पास वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो फिर आपको पता है कि इसकी बेसिस एग्जिस्ट करेंगी। इसका मतलब है कि इसकी बेसिस का जो सेट है वो एक फाइनाइट सेट है। इसे हम कर देते हैं कि अल्फा 1 सो ऑन अल्फा n आपके पास इसकी बेसिस है। और आपको पता है कि अगर जो है वो कोई भी हम और आपको ये भी पता है कि अगर जो है वो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है हमारा? हाँ, लेक्चर एग्जैक्टली 11 बजे स्टार्ट हुआ है। तो काइंडली पेज नंबर बता दें कहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा, ये पेज नंबर जो है आपका है पेज नंबर है आपका 84। थैंक यू सर। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर स्पेस है और इसकी बेसिस का जो सेट n है तो फिर ये आइसोमॉर्फिक होगी Fn की। गोया कि हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिकॉल कर देता हूं जो बाज लोग नए आए हैं कि आइसोमॉर्फिज्म दो वेक्टर स्पेसेस की क्या है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हों, एक v और w हो और उनके दरमियान हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए जो बाइजेक्टिव हो तो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। और हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि v इज आइसोमॉर्फिक टू Fn। तो थ्योरम जो था इसको मैं एज एग्जांपल कंसीडर करता हूँ और उसने थ्योरम की फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो वो आइसोमॉर्फिक होगी Fn की, फील्ड की n कॉपीज के आइसोमॉर्फिक होगी। अब हम जो है एक फंक्शन तलाश करना चाहते हैं जो इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस में हो, जो लीनियर हो और बाइजेक्टिव हो। तो आप देखें क्योंकि ये बेसिस हैं, अगर कोई भी वेक्टर आप अल्फा ले लें इस वेक्टर स्पेस V का तो फिर इसको आप जो है वो जस्ट मैं बुक वाली नोटेशन यूज करता हूँ। तो इसको आप जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इन बेसिस वेक्टर की x1 अल्फा 1 प्लस सो ऑन xn अल्फा n। और ये जो x1 सो ऑन ये जो स्केलर्स हैं ये फील्ड से आ रहे हैं। ये जो आपका फील्ड है करस्पॉन्डिंग फील्ड जिसका नाम f है। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं इस वेक्टर स्पेस से इस फील्ड की जो n कॉपीज हैं Fn के ऊपर, जो क्या करता है इस वेक्टर को, फॉर एग्जाम्पल ये जो वेक्टर है T अल्फा अल्फा वेक्टर है, इसको आपको वो मैप करवाता है एग्जैक्टली x1 ये जो n टपल है इसके ऊपर, क्योंकि इस Fn के अंदर तो टपल्स होते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास एक बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आप लीनियर इजीली चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है कि अगर आप देखें T अल्फा प्लस सी बीटा या टी सी अल्फा प्लस बीटा जो भी करें तो वो आपके पास एग्जैक्टली टी अल्फा प्लस सी टी बीटा के इक्वल है। टी बीटा के इक्वल। तो ये आप चेक कर लेंगे बच्चों। हेलो, हेलो,
बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है दीदी। हेलो बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है बात। जी सर आ रही है। सर आ रही है आपकी। आप बहुत देर से बोले हैं इसलिए मुझे एक्चुअली सर पास बच्चे थे तो वो म्यूट किया हुआ था कि अगर बोले तो उनकी आवाज आ जाएगी, इसलिए मैं बोल नहीं रही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये लिनियरिटी आप इजीली चेक कर सकते हैं। बीटा को या आपने वेक्टर लेना है तो उसको भी इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, और अल्फा प्लस सी बीटा आपको पता ये भी। तो ये जो है लीनियर है। अब हमने चेक करना है कि आया ये जो है वो इंजेक्टिव भी है कि नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो हम इसकी नल स्पेस निकालेंगे, और आपको पता है कि नल स्पेस बेसिकली वो वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस के जो एग्जैक्टली जो है वो जीरो पे मैप होते हैं। टी अल्फा एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। और आप लास्ट लेक्चर्स में आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि अगर आपके पास किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो नल स्पेस है अगर वो जीरो हो तो फिर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव होती है, 1-1 होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास ये जो कर्नल है ये एग्जैक्टली नल स्पेस जो है ये जीरो है। क्यों? क्योंकि टी अल्फा जीरो का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो टपल है ये जीरो है, और टी अल्फा इक्वल टू जीरो का मतलब कि ये टपल इक्वल टू जीरो वेक्टर है। और ये जीरो का क्या मतलब है कि ये सारे कंपोनेंट x1 x2 xn ये जीरो है। और ये जीरो का मतलब क्या है कि ये अल्फा जो है एग्जैक्टली जीरो है। तो नल स्पेस आपके पास एग्जैक्टली किसकी इक्वल आई? जीरो के इक्वल आई। हाँ जी बच्चों, ये पता चला आपको? यस सर। अच्छा, अब ये आपने डायमेंशन और कर्नल से रिलेटेड जो है थ्योरम भी पढ़ा था कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल हो और टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो वेक्टर स्पेस किसी v से w के ऊपर, तो फिर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो कर्नल की डायमेंशन जीरो है, तो यहाँ से आप एग्जैक्टली डिड्यूस कर सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ रेंज है, रेंज ऑफ टी, ये जो थ्योरम आपने पढ़ा था, प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस जो आपके पास n है इसकी। और ये जो है एग्जैक्टली जीरो आ गई क्योंकि ये कर्नल जो है वो जीरो सब स्पेस है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी क्या आ गई? n आ गई। तो गोया के रेंज ऑफ टी जो है वो एग्जैक्टली जो है वो इक्वल है, आप ये कह सकते हैं आइसोमॉर्फिक है fn के, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो ये है और ये भी आपके पास एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो देखें आप, यहाँ से पता चला कि ये सर्जेक्टिव है, ये ऑन2 है, यहाँ से पता चला कि ये 1-1 है, और ये पीछे हम इसकी लिनियरिटी चेक कर चुके, लिहाजा ये आपके पास क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है वेक्टर स्पेस VF की FN की। हाँ जी बच्चों, ये थ्योरम आपको समझ आया? सर लास्ट से जरा दोबारा बता दें, 1-1 और ऑन 2। अच्छा, तो ये अभी हम बुक से भी देखते हैं, बुक में भी उसने प्रूफ किया हुआ है। जो है वो उसने जस्ट जो है वो सिंपल सा किया, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। वो कह रहा है कि अगर अल्फा कोई वेक्टर है तो टी अल्फा एन टोपल के ऊपर आप मैप करवाएं, तो वो कह रहा है कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स पीछे भी पढ़ा है कि ये टी लीनियर है, ये आप चेक कर सकते हैं, और 1-1 और ऑन2 भी है। और ये मैंने अभी आपको बताया भी कि ये 1-1 कैसे है कि अगर आप इसका कर्नल निकालें, नल स्पेस जो बाय डेफिनेशन इस ये होता है, वो आपके पास एग्जैक्टली जीरो है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस V के जो जीरो पे मैप होते हैं।
और टी अल्फा जीरो है। टी अल्फा जीरो का मतलब क्या है कि ये चीज जीरो है, क्योंकि टी अल्फा इसकी इक्वल है, हमने डिफाइन किया। और इस चीज के जीरो होने का क्या मतलब है कि ये कंपोनेंट्स जो हैं कोऑर्डिनेट्स x1 x2 सो ऑन xn, ये आपके पास जीरो है। और अगर ये जीरो है तो ये इनकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये अल्फा जीरो है। तो गोया कि नल स्पेस के अंदर सिर्फ जीरो ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो नल स्पेस है वो जीरो है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये 1 to 1 है। क्योंकि ये थ्योरम आपको मैंने पढ़ाया था कि if null space is given linear transformation is injective 1 to 1 if and only if its kernel is 0। और लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये रिजल्ट भी पढ़ा था कि अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल हो तो फिर डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी या रैंक ऑफ टी जिसे हम कहते हैं, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो डायमेंशन नल स्पेस की जो है नलिटी जो है वो जीरो है, क्योंकि ये जीरो सब स्पेस यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो जीरो। तो आपके पास बाकी क्या बचा, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू एन। वो है कि रेंज ऑफ टी जो है वो एन है और उसकी डायमेंशन एन है, और रेंज ऑफ टी एग्जैक्टली एफ एन के इक्वल है क्योंकि इसकी भी डायमेंशन एन है। तो यहाँ से आपने ये डिड्यूस किया कि ये ऑन टू है, ऑन टू है। तो ये 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, लिहाजा ये बाइजेक्टिव हो गया। तो ये आपके पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। और ऑन टू आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखें हर एन टपल के करस्पॉन्ड एक वेक्टर अल्फा पड़ा हुआ है। जब ये कोऑर्डिनेट्स आप चेंज करेंगे तो आपके पास ये वेक्टर भी चेंज होता जाएगा। तो ये सर्जेक्टिव भी है। अच्छा बच्चों, तो ये आपका आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड जो है वो मटेरियल था कुछ। हम फर्दर चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही अहम टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि अगर हमारे पास कोई सी भी वेक्टर स्पेस हो। अच्छा, पहले तो इसने कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं, ये भी आप नोट कर लें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। कह रहा लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो है कि फील्ड अब आपने जो लिया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड है, स्केलर इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है। और सपोज करें कि आपके पास v जो है वो आइसोमॉर्फिक है C3 के साथ। C3 आपके पास 3 कॉपीज ऑफ जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। और वो कह रहा है कि इसके अंदर 4 वेक्टर ऐसे हैं कि वो इन वेक्टर्स पे मैप हो रहे हैं। और पहला पार्ट कह रहा है इफ इज अल्फा इन दी सब स्पेस स्पेन्ड बाय अल्फा 2 एंड अल्फा 3। पहला काम वो ये कह रहा है कि आप बताएं कि ये जो अल्फा 1 वेक्टर है क्या ये उस सब स्पेस में है जो जिनको अल्फा 2 और अल्फा 3 स्पेन कर रहे हैं। गोया कि आपने स्पेन ऑफ अल्फा 2 और अल्फा 3 निकालनी है, और आपने जो है फिर चेक करना है कि आया अल्फा 1 उसमें है कि नहीं है। और इसका बी पार्ट कह रहा है कि W1 आपके पास ए पार्ट जो है सर, ये ए पार्ट कैसे करेंगे सर, थोड़ा सा जरा बता दें। अच्छा, आपने क्या करना है कि ये पहले किसी तरह ये अल्फा 2 और अल्फा 3 आपने फाइंड करने हैं। देखें ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि टी अल्फा 1 इसके ऊपर मैप हो रहा है, टी अल्फा 2 इसके ऊपर मैप हो रहा है, टी अल्फा 3 इसके ऊपर और टी अल्फा 4 इसके ऊपर मैप हो रहा है। तो अब आपने सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो स्पेन ऑफ अल्फा 2 और अल्फा 3 ये किसके इक्वल है। गोया कि ये निकालने के लिए आपने ये जो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन ही असल में यही था कि ये जो आपको इमेजेस दिए हुए हैं इन वेक्टर्स के, यहाँ से आपने अल्फा 2 और अल्फा 3 आपने निकालना है। वो जब आप निकाल लेंगे तो फिर आपने इनकी स्पेन निकालनी है, गोया कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने के बाद आपने जो है देखना है कि आया कि ये जो सब स्पेस है, स्पेन क्योंकि सब स्पेस होती है, इससे इसमें अल्फा 1 है कि नहीं। ठीक है। और इसका बी पार्ट क्या है, कह रहा है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 की जो स्पेन है, क्योंकि वो सब स्पेस होती है, उसका नाम हम W1 रख देते हैं। और W2 जो है वो अल्फा 3 और अल्फा 4 की से स्पेन होने वाली सब स्पेस है।
तो वो कह रहा है कि आपने इन दो सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन बताना है कि इंटरसेक्शन क्या है। सर ये पार्ट करवा दें। कौन सा वाला? देखिए ना, ये पार्ट, देखिए ये पार्ट आपने खुद करना है ना, मैं आपको इंटरसेक्शन का बता सकता हूँ। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर ए है, ए पार्ट है। या आपने अल्फा 1 और अल्फा 2 से जो है वो स्पेन होने वाली सब स्पेस आपने खुद फाइंड करनी है। जब वो सब स्पेस आप मुझे फाइंड करके देंगे तो फिर मैं आपको इंटरसेक्शन बता दूंगा। असल क्वेश्चन ही यही है। सर अभी क्लास में कर लेते हैं। क्या? सर क्लास में ही सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, फाइंड करके फिर आगे भी। नहीं, ये आप ये करें ना, आप करें, ट्राई करें, और जो है जब आपसे नहीं होगा तो फिर हम एक प्रॉब्लम सेशन रख देंगे, उसका एक लेक्चर रख देंगे। उसमें आपसे वो क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहली फुर्सत में आपने खुद ट्राई करनी है। देखिए मैं तो एक किस्म का, मुझे तो ये चीजें हिफज हैं क्योंकि मेरा ओढ़ना और बिछोना यही कुछ है। तो मैं अभी आपको सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन इससे आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। फिर जब आपको एक चीज इस तरह मिल जाएगी, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो फिर आप अपनी दिमाग की जो गिरे हैं वो खोल नहीं पाएंगे। लिहाजा आप इस पे थोड़ा बहुत खुद दिमाग लगाएं, कोशिश करें और मुझे आप शो करें, और जहां से आपको इशू आएगा तो फिर आपने मुझसे पूछ लेना। और जब नहीं होगा, सूरत हाल ये हो जाएगी कि आप जो है वो इस सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे कि आपसे ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो फिर मैं प्रॉब्लम सेशन रख के आपको इसका सोल्यूशन भी दे दूं, लेकिन पहली फुर्सत में आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता। ठीक है बच्चे? तो अब आप सीखने आए हैं ना, तो उसके लिए जो है वो आपको खुद कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। कल को आप जाएंगे, देखिए अभी आपका कोर्स वर्क चल रहा है, कल आप में से कोई रिसर्च में चला गया तो वहां क्या करेगा? वहां तो प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व करना है, वहां तो आपकी कोई हेल्प भी नहीं करेगा। इसलिए अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले बन जाए। ये तो जस्ट बुक की एक्सरसाइजेज हैं। जब आपने किसी ने पेपर पब्लिश करना है या रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, तो वहां तो आपने ओपन प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, जिसका सोल्यूशन तो दुनिया में किसी ने न किया हो, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है बच्चे? जी सर। तो इस काबिल अपने आप को बनाएं, अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि आप ये थोड़ा हिंट दे देना सर, थोड़ा सा स्टार्ट से बता दें इसको कैसे करेंगे, हिंट दे आप दें फिर सर आगे से कर आप लेंगे। आपको हिंट मैंने दे दी है। देखिए आपने ये काम करना है, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इन वेक्टर्स के इमेजेस इनके इक्वल हैं, और ये आइसोमॉर्फिज्म है। मजे की बात ये है कि ये क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। गोया कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये बाइजेक्टिव भी है, 1 1 भी है, अर्न 2 भी है, और एक ये इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। और दूसरा हिंट जो है वो आपके पास, ये इमेजेस आपके पास हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ये बहुत कुछ हमें दे रहे हैं। ये देखें, ये C3 के वेक्टर्स हैं, और ये बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इन वेक्टर्स को इनके ऊपर मैप करवा रही है। तो अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये T अल्फा 1, इन वेक्टर्स के आपने नाम रखते हैं। ये V1 के इक्वल है, बीटा 1 के इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, ये बीटा 3 है। इस चीज को यूज करके आपने जो है ये अल्फा 2 और अल्फा 3 खुद निकालने हैं, या फिर जब ये आप निकाल लेंगे तो फिर इनकी आपने स्पेन तो इजीली है, जब वेक्टर्स आपके पास हो तो आप इजीली इनकी स्पेन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ज्यादा हिंट दे दी है। चलिए अगर हम टी अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 और टी अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 रख लें इनको, हाँ, और सर फिर आगे सर फिर इसके बाद सर क्या प्रोसेस करेंगे? देखिए ये आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं ना, ये वाले 1 0 आयोटा -2 1 प्लस आयोटा 0, और ये जो 4 यस। वेक्टर्स हैं, और आपने जो है वो देखना है, क्योंकि ये C3 के हैं, तो C3 में आपको पता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, और इसमें 3 वेक्टर जो हैं वो बेसिस बनाते हैं। तो आपने इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस को कुछ निकालने हैं। ठीक है, रैंक की तरफ जाना है, कर्नल की तरफ जाना है, इन चीजों की तरफ जाना है आपने। ठीक है, और आइसोमॉर्फिज्म जो है कि ये बाइजेक्टिव भी है और 1 1 भी है, इस चीजों को देखना है।
क्योंकि अगर आप देखें ना, यहाँ से आपको कुछ बातें यहीं से मिल गई कि आपको पता है कि अल्फा 1, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है तो ये 1 1 है। अल्फा 1 अगर इक्वल नहीं होगा अल्फा 2 के, तो टी अल्फा 1 जो है वो भी इक्वल नहीं होगा टी अल्फा 2 के। ये बाइजेक्टिव है। ये इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा कि, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर इनके इमेजेस इक्वल हैं तो जो है उनके प्री इमेजेस भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से इन चीजों को आपने थोड़ा बहुत सोचना है। ठीक है, यस सर। अच्छा, और सी पार्ट भी इसको बिल्कुल इसी तरह का है। उसमें जो है वो जस्ट उसने चारों के चार वेक्टर्स उसने ऐड कर दिए। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जो है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने जस्ट जो है वो आपको 2x2 के लिए उसने आपको दिया है, लेकिन ये जनरल भी हो सकता है। कह रहा है लेट W बी द सेट ऑफ ऑल 2 कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनका कंजुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव टाइम्स दैट मैट्रिक्स है। और इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं that is the set of 2x2 complex numbers a such that aij is equal to aji conjugate। और सर ये ये कुछ ai, स्टूडेंट सर वो वेट कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि उनको भी जो है ना वो अच्छा, मीटिंग में। मैंने उन सबको एलो किया हुआ है, लेकिन उनका वो ज्वाइनिंग ही पे आ रहा है, वो इन नहीं हो पा रहे, उनकी शायद कोई कनेक्शन का इशू है। ओके सर। अच्छा अच्छा बच्चों, अब यहाँ आपने क्या करना है कि ये जो सेट है ये 2x2 कॉम्प्लेक्स हार्मिशियन मैट्रिसेस हैं। और वो कह रहा है कि W आपके पास जो है आप ये चेक कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है और ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स। तो आपने क्या करना है कि R4 जो है वो 4 डायमेंशन जो रियल स्पेस है, इससे इस सेट ऑफ 2x2 हार्मिशियन मैट्रिसेस के ऊपर ये फंक्शन आपने डिफाइन किया। तो आपने शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। कि पहला काम आपने क्या करना है कि चेक करना है क्या है ये लीनियर है, और दूसरा काम ये है कि आपने चेक करना है कि आया ये 1 to 1 है कि नहीं है। और 1 to 1 चेक करने के आपके पास बहुत से मेथड है। एक तो ये कि आप उसकी नल स्पेस देखें कि वो 0 है, और दूसरा बाय डेफिनेशन, और उसके बाद आपने चेक करना है कि ये सर्जेक्टिव भी है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, हेलो। यस सर। अच्छा, यस सर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिल गया आपको कि जो है आपने जस्ट लिनियरिटी और इसकी इंजेक्टिव। उसके बाद वो कह रहा है कि शो दैट FMN इज आइसोमॉर्फिक टू FMN, कि ये जो स्पेस ऑफ ऑल M/N मैट्रिसेस है ये आइसोमॉर्फिक है FMN के। गोया कि इन दो स्पेसेस के दरमियान आपने एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू हो और लीनियर ट्रांसफॉर्म। इसका मैं हिंट्स आपको दे देता हूं, तो बाकी आपने ये खुद ही देख लेना है, जो बाकी काम है वो आपने कर लेना है। मैं क्या करता हूं कि जो FM/N मैट्रिसेस हैं, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल 2, M की जगह 2 है आपके पास और N की जगह 3 है, और हमने जो है वो शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है F6 के। ऐसा ही है, M की जगह मैंने 2 ले सर लिया। जी जी आवाज नहीं आ रही। बच्चों, आप सबको आवाज नहीं आ रही? नहीं सर आ रही है। अच्छा बच्चे, मुझे तो आपका आ पर्सनल रही है कोई सर। इशू, आपका कोई जो इशू है अपना, आप अपने कनेक्शन को थोड़ा सा स्टेबल सर करें। अब अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर हमने क्या करना है कि ये जो M/N उसने दिया, फॉर एग्जांपल M मैंने 2 ले लिया और N की जगह 3 ले लिया,
और वो कह रहा है कि एफ ये m मल्टीप्लाई बाय n f6 के आइसोमॉर्फिक आपने शो करना। तो आपको पता है 2/3 का मतलब क्या है कि ये एक 2/3 मैट्रिक्स है। A11 A12 इसकी 2 रोज है और 3 कॉलम है। A13 ये फर्स्ट रो आ गई और उसके बाद आपके पास A21 A22 और A23 यह आपके पास एक जनरल 2/3 मैट्रिक्स है और इसके दरमियान हम फंक्शन डिफाइन खुद से करते हैं और आप चेक करेंगे कि ये आपके पास ये इस मैट्रिक्स को जो मैप करवाएगा वो एग्जैक्टली इसके ऊपर मैप करवाए A11 सो ऑन। उसके बाद आपके पास A12 सो ऑन। इसी तरह ये जो उसका लास्ट कंपोनेंट है A23 सीक्वेंस से आप ऐसे लिखते हैं। इसके ये 6 टपल्स हैं A11 A12 A13 फिर A21 A22 A3। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स A है इसी तरह की कोई मैट्रिक्स B ले लें तो आप चेक कर सकते हैं कि T ऑफ A प्लस सी बी आपके पास एग्जैक्टली जो है वो T ऑफ A प्लस सी T ऑफ B के इक्वल होगा। और इसी तरह आप चेक कर सकते हैं इसका कर्नल जो है वो 0 है, जो नल स्पेस है वो 0 है और रेंज भी इसकी f6 की इक्वल। ठीक है बच्चों? हेलो यस सर। तो आपने ये जनरल करना है, ये मैंने पर्टिकुलर लेके आपने m बाय n मैट्रिक्स लिखनी है, गोया कि इसको आगे जारी रखना है। m उसकी रोज होगी और n कॉलम A1 n होगा, फिर उसके बाद A2 n होगा, सो ऑन, फिर नीचे आप जाएंगे AM1 AM2 सो ऑन AMN। तो जनरल लेके आपने इसी तरह टपल्स के ऊपर m प्लस n टपल्स के ऊपर आपने डिफाइन करवाना। आप दोबारा से लॉग इन करें, मीटिंग का टाइम जो है वो